गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। मैं ए.के. सिंह आप सब लोगों को फ्यूचर जोन क्लास के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। चलिए, जैसे कि अपने पिछले लेक्चर में हमने 10th के रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हर वो चीज़ डील की थी जिसमें मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, साइन कन्वेंशन वगैरह वगैरह, कर्व मिरर, प्लेन मिरर, सारे मिरर डील किए थे। अब उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या न्यूमेरिकल वगैरह जो भी था क्या आप लोग लगा लिए थे? चलिए, लगा लिए थे, बढ़िया है। नहीं लगाए थे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस लॉकडाउन में पढ़ने का ज़्यादा कोई व्यवस्था है नहीं, जो भी आप लोगों को ऑनलाइन मटेरियल मिल रही है, अगर इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को चीज़ें बेनिफिशियल है, अच्छा लग रहा है, देन आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक ताज़ा अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज रिफ्रैक्शन। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं? रिफ्लैक्शन। बहुत कम फर्क है दोनों के प्रोनाउंसिएशन में, रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लैक्शन क्या होता था? किसी भी सरफेस से किसी लाइट का आना एंड स्ट्राइक करके रिबाउंस कर जाना, ये क्या होता था? रिफ्लैक्शन। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्शन। अब इस रिफ्लेक्शन में क्या लाइट अपना मीडियम चेंज करता था या सेम मीडियम में रिटर्न चल जाता था? सेम मीडियम में। मींस रिफ्लेक्शन में लाइट का मीडियम चेंज नहीं होता है, बट रिफ्रैक्शन में लाइट मीडियम चेंज करती है। मींस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट क्रॉस करती है। मींस यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने के लिए अपने पास एक सॉलिड बाउंड्री नहीं चाहिए, हमें अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब जिस मीडियम से लाइट क्रॉस कर सके। वाटर, ग्लास, एयर, कुछ दूर तक पोलोथीन, ये सब कैसे है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है। मीडियम तीन तरीके के होते हैं: ट्रांसपेरेंट जिससे लाइट कंप्लीटली क्रॉस करे, ट्रांसलूसेंट जिसमें पार्शियली लाइट क्रॉस करे, एंड ओपेक जिससे लाइट थोड़ा भी क्रॉस ना करे, जैसे ईंट, पत्थर, ये सब चीज आती है। लोहा ट्रांसपेरेंट में आप देख रहे हो ग्लास, एयर, वाटर, लेकिन प्योर वाटर होना चाहिए। अगर मड्डी वाटर है देन वो ट्रांसलूसेंट बन जाएंगे। क्लियर? तो हमें इसका मतलब रिफ्रैक्शन लेने के लिए, रिफ्रैक्शन करवाने के लिए हमें मीडियम कैसा चाहिए? पहला बात ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट भी चलेगा, ओपेक नहीं चाहिए। क्लियर? तो इस रिफ्रैक्शन को अगर आप डिफाइन करो तो क्या डिफाइन करोगे? व्हेन लाइट रेज passes from one medium to another medium, then it deviates from original path. This phenomena of light is called refraction. जरा गौर फरमाएंगे, ये जो आप डिफिनीशन लिखे हो सकता है आगे चल के गलत हो जाए। आप वापस से 12th में पढ़ोगे, 12th में वापस से हम ही पढ़ाएंगे, तो इस डिफिनीशन को हम गलत करके वापस से पढ़ाएंगे। उन चीज़ों को हम यहाँ भी थोड़ा सा बता देंगे कि क्यों ये डिफिनीशन गलत हो सकता है, एक केस में गलत होता है। ठीक है, क्लियर करेंगे, यही पे समझाने का कोशिश करेंगे। बट अभी आप लोग यही लिखोगे, व्हेन लाइट रेज passes from one medium to another medium, then it's deviate या bend from its original path. This phenomena of light is called refraction. पहले डिफाइन करें रिफ्रैक्शन को। When light rays passes from one medium to another medium, then it deviates from its original path. This phenomena of light is called refraction of light. It's called refraction of light. सही। अब अपने पास
कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम सेपरेट करने वाले लाइन को दिखा रहे हैं। जैसे मान लो अपने पास एक ये मीडियम सेपरेटर है, मतलब इधर कोई दूसरा मीडियम है, इधर कोई दूसरा मीडियम है। इधर के मीडियम को हम मीडियम फर्स्ट कह रहे हैं, इधर के मीडियम को हम मीडियम सेकेंड कह रहे हैं। इधर से कोई लाइट ऐसे आया किसी पर्टिकुलर एंगल पे, इसका एक्चुअल पाथ कैसा था, ये इसके एक्चुअल पाथ है। अब जब मीडियम चेंज कर रहा है, ये कैसे पाथ है, इसके एक्चुअल पाथ है। लेकिन दूसरे मीडियम में जाएगा तो ये अपने एक्चुअल पाथ पे नहीं रहेंगे, एक्चुअल पाथ से डेविएट करेंगे। तो इस लाइन से डेविएशन दो तरीके से हो सकता है, या तो इधर की तरफ और नहीं तो इधर की तरफ। मींस यहाँ पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे जिसको नॉर्मल बोल रहे हैं, तो या तो ये लाइट अपने नॉर्मल से दूर भागेगा, नहीं तो नॉर्मल के नजदीक आएगा। मींस बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल या बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो किस केस में अवे जाता है, किस केस में टुवर्ड्स आते हैं। अगर सेकेंड मीडियम मतलब रिफ्लेक्टिंग मीडियम इंसिडेंट मीडियम के कॉरस्पॉन्डिंग डेंसर मीडियम हो, हम आएंगे क्या होता है डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। अगर पहला मीडियम जिसमें लाइट इंसिडेंट हो रहा है, हमेशा लाइट जिसमें इंसिडेंट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट मीडियम, और जिससे रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको सेकेंड मीडियम। अगर ये मीडियम रेयर है, या फिर मान लो ये मीडियम डेंसर है और ये सेकेंड जो मीडियम है ये मीडियम रेयर है, इस केस में लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से दूर भाग जाती है, अपने ओरिजिनल पाथ से दूर। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कब, जब इंसिडेंट डेंसर में हो एंड रिफ्रैक्शन रेयर में हो, तो लाइट क्या होता है, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होके अवे फ्रॉम द नॉर्मल आ जाती है। इन चीजों को आप लिख सकते हो पॉइंट करके, पेन लाइट रे passes from कहाँ, denser to rarer, passes from denser to rarer medium, then it deviates away from the normal, क्या होगा, नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। क्लियर। आप फिगर ड्रॉ करो, पहले लिखो, डिस्कशन करो, बोर्ड पे जगह नहीं है। चलिए इसका दूसरा केस डील करें। When सेकेंड पॉइंट बनेगा, when light rays passes from rarer to denser medium, denser medium, then it bends towards the नॉर्मल। उस केस में वो नॉर्मल के तरफ मुड़ जाएगा। एग्जाम्पल से देखिए, ये एक सेपरेटर लाइन है, इधर का कोई मीडियम है, इधर का कोई मीडियम है। ये मीडियम कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम। अपने पास जो फर्स्ट मीडियम है वो रेयर मीडियम है, और जो सेकेंड मीडियम है वो डेंसर मीडियम है। ये मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम है। अब लाइट इस किसी पार्टिकुलर एंगल पे अगर फॉल हो रही है, देन अपने पास एक नॉर्मल डिफाइंड होगा, इसके एक्चुअल पाथ कुछ ऐसे हैं, इसी पाथ पे एक्चुअली ये लाइट ऐसे आ रही थी। अब ऐसे न जा करके, चूंकि ये मीडियम डेंसर है, अपने पाथ से हल्का सा डेविएट होकर के टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। ये लाइट इंसिडेंट आई और ये रिफ्रैक्शन आर। क्लियर। तो इस केस में आप क्लियरली देख सकते हो, आर का वैल्यू हमेशा आई से क्या होगा, छोटा होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा होगा। कब, जब इंसिडेंट लाइट रेयर मीडियम में हो और रिफ्रैक्टेड लाइट डेंसर मीडियम में हो। क्लियर। और पहले केस जो डील किए थे, जिसका फिगर हम मिटा चुके हैं,
ये हुआ था डेंसर और ये रेडर, उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा हुआ करता था। क्लियर? तो पहले वाले पिक्चर में ये डायग्राम, ये चीज लिख लेंगे कि आर ग्रेटर देन आई, इस फिगर में क्या है, आर लेस देन आई। क्लियर? तो ये दो केस डील करें कि किस मीडियम से किस मीडियम में जाने पर लाइट का बेंडिंग किधर की तरफ होता है। फिर से डेंसर से रेयर, तो अवे फ्रॉम, रेयर से डेंसर टुवर्ड्स। इस चीजों को समझ के याद करने के लिए ना बहुत अच्छा तरीका है। जैसे मान लो यहाँ पे दोनों फिगर साथ साथ बनाते हैं, इसमें क्या किए, दूर भगा दिए, और इसमें क्या किए, नजदीक कर दिए। यहाँ पर ये मीडियम कैसा है, डेंसर है, और यहाँ पर ये मीडियम कैसा है, रेयर है। अब एक चीज देखो, डेंसर मीडियम मतलब अपने भाषा में समझ लो कि भीड़ भाड़ वाला इलाका, जब रोड पे ट्रैफिक लगा हो, जाम लगा हो, मेला मेला वाला जगह। एंड रेयर मीडियम का मतलब समझ लो हाई नेशनल हाईवे 4 लेन, जहाँ पे ट्रैफिक का ज्यादा कोई मतलब नहीं है, मतलब लोग अलग अलग है। रेयर का मतलब और डेंसर का मतलब ऐसे क्लास में समझने के लिए ऐसे समझो। अब भीड़ भाड़ वाले इलाके में कैसे चलते हो, आराम से, कहीं जाम लगा हुआ होता है तो जगह खोजते हो, किसी भी तरीके से अपने शरीर को अतला पतला करते हुए निकल लेते हो। लेकिन वैसे ही जब जाम से बाहर निकलते हो, स्पीड भी बढ़ता है और आराम से मस्ती में हाथ पैर फैला के चलते हो। बस वही चीज हो रहा है यहाँ पर। देखो अभी लाइट कहाँ है, डेंसर मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाके में, भीड़ भाड़ वाले इलाके से जब आया फरदान वाले जगह में, खुले जगह में, तो क्या हुआ, दूर भाग गया, मतलब हाथ पैर फैला के चल रहा है। अभी लाइट कहाँ है, रेयर मीडियम, मतलब जिस तरीके से चल रहा था, जैसे ही डेंसर में आए, जाम वाला ट्रैफिक वाला एरिया में पहुंचा, अपने आप को क्या कर लेगा, सिकुड़ा लेगा, नजदीक कर लेगा, पास छोटा कर लेगा, देन निकल जाएंगे। तो ऐसे करके याद रखना। बट ओरिजिनली वही है कि जब रेयर से डेंसर में जाएंगे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेंगे, और डेंसर से रेयर में जाएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेंगे। क्लियर? चलिए पहले नोट कीजिए इसको। अब जरा एक चीज देखेंगे, अभी तो लाइट को हम किसी न किसी एंगल पर इंसिडेंट करवा रहे थे। ये चीज नोट, नोट मतलब समथिंग इंपॉर्टेंट, समथिंग स्पेशल मेरे क्लास में। अब आप एक चीज देखो, ये सेपरेटर लाइन है, हम किसी पार्टिकुलर एंगल के साथ ले आ रहे थे, तो या तो ये ऐसे नहीं तो ऐसे बेंड कर रही थी। अगर हम लाइट को परपेंडिकुलरली लाए, मतलब नॉर्मल के लॉन्ग लाए, अब ये किधर बेंड करेगा, या इधर बेंड करेंगे, या इधर बेंड करेंगे, या सीधे निकल जाएंगे। सोचो, इधर बेंड करेगा, इधर बेंड करेगा, या इधर, पहला, दूसरा या तीसरा। जब लाइट को हम परपेंडिकुलरली लाए, उस केस में क्या होने वाला है। अब भाई इसमें बेंडिंग होगा या नहीं, बड़ी समस्या आ गई। अभी हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या डिफाइन, सॉरी, रिफ्रैक्शन को हम क्या डिफाइन किए थे कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्रॉस करती है तो अपने पाथ से डेविएट होती है, अपने ओरिजिनल रास्ते से वो भटकता है। अब इस केस में लाइट भटकेगा या नहीं, इस रास्ते में लाइट का भटकना मना है। अब ये बिना पाथ से डेविएट हुए जिस पाथ पे नॉर्मली आ रही थी ये लाइट, नॉर्मली क्रॉस कर जाएगी। नॉर्मली जैसे आई वैसे ही क्रॉस कर गई। तो क्या इस फेनोमेना में, जैसे मान लो इस जगह पे हम एयर रखे हुए हैं, इधर वाटर है, हम सरफेस पे नॉर्मली ऐसे इधर से कोई टॉर्च जलाए, लाइट रे क्रॉस की ऐसे सीधे, इसका कोई बेंडिंग नहीं होगा, आप प्रैक्टिकली देख सकते हो। तो क्या यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ या नहीं हुआ, इस फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन बोलेंगे कि नहीं, जब लाइट नॉर्मली किसी सरफेस पे आए एंड नॉर्मली बिना डेविएशन के क्रॉस कर जाए तब। यहीं पे अभी जो हम डिफिनेशन लिखे हैं वो गलत साबित हो जाता है। देखो इसमें लाइट का कोई बेंडिंग नहीं हो रहा है, लाइट अपने ओरिजिनल पाथ पे है, बट मीडियम तो चेंज किया ना, मीडियम चेंज किया, ये डेफिनेटली 100% रिफ्रैक्शन है, बट आपके ओरिजिनल जो डिफिनेशन अभी लिखे हैं उसका वायलेशन कर दिया, उसको ये तोड़ दिया। तो इस चीज के लिए आप टेक्निकल जो डिफिनेशन लिखना चाहो, जो कि आपके 10th के बुक में नहीं मिलेगा, आप लिख सकते हो कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्रॉस करती है
तो उस लाइट का वेलोसिटी चेंज होता है, और इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये चीज उसमें भी लागू होगा, इसमें भी लागू होंगे। क्लियर? भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्पीड घटेगा, फरदान वाले जगह में मतलब डेंसर में स्पीड घटेगा, रेयर में स्पीड बढ़ेंगे। यहाँ पर भी स्पीड घटेगा बढ़ेगा, लेकिन सेम पाथ पे तो पाथ चेंजिंग तो नहीं दिख रहा है, बट स्पीड फैक्टर यहाँ भी चेंज करेंगे। आप एयर में टॉर्च जलाओ और पानी में टॉर्च जलाओ, ज़्यादा स्पीड कहाँ? पानी वाले में। तो स्पीड चेंजिंग मेन फैक्टर होता है रिफ्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए, न कि वो डेविएशन। बट फिर से हम कह रहे हैं इस लेवल में आप जो डिफिनीशन लिखोगे, जो पहले हम डिफिनीशन लिखे हैं वही, नहीं तो हो सकता है कि कोई टीचर आपको गलत भी कर दे। तो आप बस इस चीज़ों को नोट में कर ले कि जब लाइट रे नॉर्मली अगर फॉल हो रही है, लाइट रे अगर नॉर्मली फॉल हो रही है, चाहे ये डेंसर हो, ये रेयर हो, या फिर ऐसे रेयर से होके डेंसर की तरफ, डेंसर से आके रेयर की तरफ, या रेयर से होकर के डेंसर की तरफ, किसी भी सिचुएशन में लाइट का कोई बेंडिंग नहीं हुआ है, किसी भी सिचुएशन में लाइट का कोई बेंडिंग, ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकेंड है, फिर भी ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। मीडियम चेंज करने पे लाइट का क्या चेंज हुआ है? वेलोसिटी। नोट में करके लिखेंगे, व्हेन लाइट passes from one medium to another medium, then its speed changes. Then its speed changes. This phenomena of light is called refraction. Is called refraction. क्लियर? अब इस केस में आप देख रहे हैं कोई डेविएशन नहीं हुआ, फिर भी ये रिफ्रैक्शन है। ये है एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें आप एक चीज लिख लोगे कि जब लाइट परपेंडिकुलरली आती है, मतलब 0 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, तो 0 डिग्री के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पर निकल जाती है। When light falls normally onto the surface, then it never deviates. Never deviates, as shown in above figure. As shown in above figure. जब भी लाइट रे फॉल करते हैं नॉर्मली मतलब क्या? सरफेस के नॉर्मली मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? 0 डिग्री। नॉर्मली का मतलब ऐसे मत कर देना, ये सरफेस है, नॉर्मली का मतलब नॉर्मल के साथ, नॉर्मली मतलब ऐसे, नॉर्मली मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री पर। जब भी सरफेस पे नॉर्मली लाइट आए तो वहां पे कोई बेंडिंग नहीं होती है, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हो। नोट। चलिए, तो ये रहा रिफ्रैक्शन का ओरिजिनल डिफिनीशन। लेकिन फिर से कह रहा है इस डिफिनीशन को अभी आप लोग नहीं लिखोगे, हम इसी कारण इन चीजों को नोट में लिखवाए हैं। अब जब मीडियम बाय मीडियम लाइट का स्पीड चेंज हो रहा है, तो हमें कोई ना कोई एक पैरामीटर चाहिए, जिस पैरामीटर के हिसाब से हम डिसाइड कर सके कि किस मीडियम में लाइट का स्पीड कम होगा, किस मीडियम में लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा। जैसे मान लो कोई एक पैरामीटर
के घटने या बढ़ने से हम डायरेक्ट डिसाइड कर ले कि हाँ भाई इसका ये पैरामीटर कम है या ज़्यादा है, तो किस में लाइट का स्पीड कम या ज़्यादा होगा, उस पैरामीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक छोटा सा टॉपिक डालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको दिखाते हैं म्यू से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या कोई कोई वो इसी को बोलती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही टर्म है, बस नाम दो है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, यही एक मेजर है, यही एक पैरामीटर है जहां से डिसाइड होगा कि किस मीडियम में लाइट का स्पीड कम है या ज्यादा है। सही, इसको डिफाइन करो। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू दैट ऑफ speed in any medium is called absolute refractive index of that medium. It is denoted by mu। इसको कौन से दिखाते हैं, म्यू। फिर से सुनो, म्यू, दैट इज म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम में आप इंटरेस्टेड हो। मीन्स म्यू इज इक्वल टू लिख सकते हो वी एयर बाय वी मीडियम। इसी को कोई कोई बुक, यहाँ पर एयर का मतलब कभी कभी इस टर्म करता है वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब ये नहीं कि एयर से हटाया हुआ सरफेस, वैक्यूम का मतलब यहाँ पर आप समझोगे एयर। इसी को कोई कोई बुक यूज कर देगा वी वैक्यूम बाय वी मीडियम। तो वैक्यूम का मतलब ये मत समझ लेना कि वैक्यूम मतलब एयर निकाला हुआ स्पेस, नहीं, यहाँ पे वैक्यूम का मतलब एयर ही होता है। इसी को बोलते हैं कहीं कहीं फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब एयर ही, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू दैट ऑफ स्पीड इन लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। जिस मीडियम में आप लाइट निकाल रहे हो, वी एयर बाय वी मीडियम को क्या बोल रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए, देखो यहाँ क्या है, वेलोसिटी, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। नीचे क्या है, ये भी एक वेलोसिटी ही है, इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर का भी यूनिट मीटर पर सेकेंड, नीचे की भी यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो इस म्यू का कोई यूनिट आएगा क्या, नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके कोई यूनिट नहीं होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी वैल्यू मिलेंगे वो सिंपल 5, 10, 25, 50 कुछ नंबर लिखा हुआ होगा, कभी भी उसके पीछे यूनिट नहीं लगा हुआ होगा। क्लियर? ये सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। अगला पॉइंट डाल लोगे, ये तुम्हारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अगला एक पॉइंट डाल लोगे, म्यू हैज नो एनी यूनिट, दैट इज इट इज यूनिटलेस। ये क्या है, यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है, इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है। क्लियर? पहले आप इसको नोट करें। चलिए, हो गया होगा, वीडियो पॉज करके नोट करते रहिएगा। अब इसी में एक चीज और आप देखो, यहाँ पर
अब आगे नहीं कुछ पढ़ाएंगे, इसी को समझा के छोड़ रहे हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को नेक्स्ट क्लास में डील करते हैं। अब यह देखिए, देखो आप प्रैक्टिकली देखो, सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होता है लाइट का? एयर में। जैसे जैसे हम मीडियम कुछ बदलेंगे लाइट का स्पीड घटता है। और एक चीज और आप अगले पॉइंट में भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ये फिक्स वैल्यू होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वी इन एयर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये हाईएस्ट वेलोसिटी होते हैं। ये जो वेलोसिटी होता है मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। मीन्स लाइट मैक्सिमम इतना ही स्पीड से चल सकता है, कब? जब वो एयर में हो। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये लाइट का क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी है। नहीं, अब इसके बाद जैसे जैसे मीडियम बढ़ाएंगे, कुछ भी नया मीडियम लाएंगे, स्पीड उससे कम ही होने वाला है। अब जरा यहाँ पर गौर फरमाएं, म्यू का वैल्यू क्या लिख रहा हो? वी एयर बाय वी मीडियम। आपको पता है कि एयर में वेलोसिटी क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद मीडियम का वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा ही। मीन्स आप क्लियरली कह सकते हो, क्लियरली वी एयर हमेशा ज्यादा होगा वी मीडियम से। मीन्स लिख सकते हो वी एयर बाय वी मीडियम का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। वी एयर वेलोसिटी ऑफ एयर मतलब ज्यादा नंबर डिवाइडेड बाय उससे कम नंबर, नंबर 1 से ज्यादा होगा ना, ग्रेटर देन 1। और वी एयर बाय वी मीडियम को क्या बोलते हो आप? म्यू। मतलब क्लियरली कह सकते हो आप एक स्टेप आगे बढ़ के कि म्यू का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होगा। अच्छा, वी एयर, अगर मीडियम भी मेरा एयर हो जाए, ये तो एयर है ही, मीडियम भी मेरा एयर हो जाए, उस केस में स्पीड क्या होगा? बराबर होंगे। तो ये बराबर भी हो सकता है। मतलब म्यू का वैल्यू हमेशा 1 नहीं तो 1 से ज्यादा वाला कोई वैल्यू होगा। कभी भी आप नहीं देख पाओगे कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम वाला वैल्यू है। जैसे 3/4, 1/2, 5/9, ऐसे वाले वैल्यू कभी नहीं मिलेंगे। जो भी वैल्यू मिलेंगे वो वैल्यू कितने मिलेंगे? हमेशा 1 से ज्यादा नहीं तो 1 के बराबर, जब हम एयर में बात कर रहे हो। जब हम एयर में बात कर रहे हो। 3 मीडियम का स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होता है, उसको याद करना पड़ता है। फॉर एयर म्यू का वैल्यू 1 होता है। फॉर ग्लास म्यू का वैल्यू 3/2 मतलब 1.5 होता है। एंड फॉर वाटर म्यू का वैल्यू 4/3 1.33। यहाँ पर रेटिंग आ जाता है, 1.33 ना यूज करके आप 4/3 यूज करोगे तो रिजल्ट में ज्यादा एक्यूरेसी होगा। 1.33 में ऑलरेडी थोड़ा सा एरर आ जाएगा। एक आप और वैल्यू यूज कर सकते हो, म्यू डायमंड मतलब फॉर डायमंड के लिए म्यू का वैल्यू होता है 2.42। ये फ्रैक्शन में वैल्यू आते हैं। ध्यान दें, हर एक वैल्यू 1 से ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। एयर के लिए एक वैल्यू है, तो आप ये वैल्यू याद करोगे, ये न्यूमेरिकल लगाने में आपको हेल्प करेगा। तो आपने आज क्या देखा? रिफ्रैक्शन का डिफिनीशन, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब उस पर कुछ वैल्यू के अलग अलग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने होते हैं। आज के लिए रहने दीजिए इतना ही। आते हैं नेक्स्ट क्लास में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड स्नेल्स लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताते हैं क्या होता है। तब तक आज के लिए इतना ही, बाय।